जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने को है और आपकी नज़र साथियों इस वीडियो पर पड़ गई हैं और आप इस वीडियो में एंट्री कर दी है, तो मैं कहूँगा ये सभी टॉप लेवल के चुनिंदा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक करिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस लगाए गए हैं क्रम से। इन क्वेश्चंस को तैयार करने में पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आपका एग्जाम बहुत ही आराम से क्रैक हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों मैंने लिए हैं 50 सवाल जीएस के। तकरीबन अगर बात करें तो 35 सवाल आपको देखने को मिलेंगे साथियों जीएस के, और तकरीबन 15 सवाल मैंने लिए हैं साथियों करंट अफेयर के। और उसके अलावा अगर बात करें रीजनिंग भी होगी और मैथ भी होगी, यानी कि जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर इस बार क्वेश्चन पूछेगा और जैसे क्वेश्चन पूछेगा सभी उन सवालों को हम लोग कवर अप किया है आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो सबसे शानदार होने वाली और सबसे खास होने वाली है आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। या ऐसे करके पूछे कि एक तरीके से पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो किस राज्य ने घोषित किया, अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल देखिए कि कह रहा काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए का से काली और का से कर्नाटक, यानी कि अगर आपसे पूछे काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है तो कर्नाटक आपको साथियों बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर अयोध्या की अगर बात करें साथियों तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है सीके नायडू कप। ये सवाल आपसे बहुत साथियों पूछा जाता है, सीके नायडू कप किस खेल में दिया जाता है। तो ये तो क्रिकेट के खेल में दिया जाता है साथियों, क्रिकेट के खेल में दिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होता है आपका। देखिए कह रहा है कि इसमें इंडोमिटेबल स्पिरिट, देखिए इंडोमिटेबल स्पिरिट की अगर बात करें तो ये पुस्तक किसकी है, तो मैं कहूंगा एपीजे अब्दुल कलाम की है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये सवाल आ चुका है, ये सवाल आ चुका है और इस सवाल को पूछे जाने की इस बार पूरी संभावना है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर अगर आरपीएफ की मैं बात करूँ, अगर वाकई में आप आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो तो मैं कह सकता हूँ साथियों क्या कि यहाँ पर 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी मैं लेकर चुका हूं, जो कि आपको 2025 में एग्जाम होगा लेकिन भर्ती 2024 के लिए। तो आपको हमारे सेशन में विजिट करना है प्लेलिस्ट के, तो वहां पर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाते हैं, जो साथियों आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षाएं हो चुकी हैं उनको देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस को तैयार करिए। मैं कहूँगा 50% कॉन्सेप्ट पुराने आते हैं, पुराने क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से कवर अप हो जाएंगे। और उसके अलावा आरपीएफ के 10 एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट में ऑलरेडी सॉल्व करवा रहा हूं, तो ये भी एक तरीके से 120 क्वेश्चंस के होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इन सभी जो मॉक टेस्ट हैं और आपके करंट अफेयर के जो पीडीएफ वगैरह हैं, तो इन सभी सेशन को आपको सिर्फ और सिर्फ आपको SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के प्लेलिस्ट में जा करके विजिट करना है, वहां से आपको ये सब प्रोवाइड हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आरपीएफ कांस्टेबल प्लेलिस्ट, आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आ जाएंगे और वहां पर जा करके आप 1 बाय 1 सारे के सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ वहां पर विजिट करना आपको। तो मैं कहूंगा इसको एग्जाम से पहले जितना तैयार कर सकते हैं उतना तैयार कर लीजिए, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस सवाल की। कह रहा कि महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था ना, ये शेर था। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि शेर, आपको बता देना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्र का या समुद्रगुप्त उपलब्धियां अभिलिखित हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, यानी कि भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर जो इलाहाबाद स्तंभ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलाहाबाद स्तंभ में यहाँ पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। तो मैं कहूँगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीन भाग
की स्थापना की थी, आंसर सी के साथ। यही इसने एक राइट अच्छा काम किया था। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो अगर आपका जवाब रजिया सुल्तान है तो मैं कहूँगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान ही थी। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की थी वो क्यों की थी। ये सवाल आपसे हो सकता पूछ लिया जाए। देखिए हमें बताइए। देखिए पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में की गई थी। किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। क्यों की थी ये आपको बताना है। उसने लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागरण करना चाहता था। वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगों को रोजगार नहीं, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये कारण बिल्कुल राइट हो जाता है। यानी कि वेलेस्ली में कलकत्ता में पोर्ट विलियम की कॉलेज स्थापना की थी कि वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासक के लिए प्रशिक्षित करना चाहता था, उसको ट्रेनिंग देना चाहता था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी राय था। देखिए वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड रेडिंग, आप लोग याद रखेंगे जो लॉर्ड रेडिंग है यही एक राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। आपने नाम इनका बहुत बार सुना होगा कि धनवंतरी आखिर है कौन। तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति का नाम था, नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध जो चिकित्सक थे, बिल्कुल ये एक चिकित्सक थे, मतलब कि चिकित्सक, मतलब कि धनवंतरी साहब। तो राइट आंसर बी के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, तुरंत इस सवाल को देखिए और जो भी आपके तकरीबन 50 सवाल ऐसे आएंगे, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी सवालों को देखिए और एक नैनो सेकंड के अंदर इन सभी सवालों की आंसर देने की कोशिश करिए। जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको रिवीजन कर लीजिए और जिनको आपका आंसर नहीं पता है उन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। और जो भी क्लास साथियों आरपीएफ की होती है उसको देखते जाइए, तैयारी आपकी बहुत ही मजबूत करवाऊंगा एग्जाम जब भी आपका हो। चलिए, कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया, मतलब किसके द्वारा पारित किया गया, तो मैं कहूँगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अग्नि 18 जो है अधिनियम को पारित किया गया था। आंसर ए के साथ जाता। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से प्रसिद्ध है। यानी कि एक इनका युद्ध हुआ था साथियों, क्रीमियन युद्ध। क्रीमियन युद्ध हुआ था, उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध इस युद्ध से है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है साथियों कि रूसी क्रांति के जनक कौन है। देखिए रूसी क्रांति की अगर मैं बात करूं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर वी.आई. लेनिन रूसी क्रांति के जनक थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन क्या घट जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, या वही रहेगा, वह घट या बढ़ सकता है। तो अगर बात करते हैं साथियों पृथ्वी के घूर्णन की, अगर गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। इनका नाम साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल था। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 संसदीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो साथियों कब किया गया था इसका गठन? साथियों 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कहा आपसे जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर जो प्रथम वाचन साथियों आरंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था? आप लोग ध्यान रखेंगे 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक क्या रहा था, प्रथम वाचक रहा था आपका। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24, भारत का जो अनुच्छेद 24 है, जोखिम पूर्ण कार्यों से नियोजन का निषेध करता है। निषेध का मतलब होता है मना दिया, यानी कि मनादी। और जो जोखिम जो खतरे वाले कार्य होते इसकी मनादी करता है कारखानों में बालकों को।
यानी कि बालकों के लिए मना है कारखानों में, ये अनुच्छेद 14 कहता है। क्या कहता है साथियों कि अनुच्छेद 24 कहता है ये एक ऐसा निषेध है, आपको बताना है। तो ये कैसा है, आंशिक निषेध है, पूर्ण निषेध है, पूरी तरीके से मना दी है कि भाई एक तरीके से छोटे बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं, तो ये साथियों पूर्ण निषेध है, यानी कि 100% इसकी मना दी। ऐसा नहीं है कि कर भी सकते हैं कुछ बच्चे नहीं कर सकते, पूर्ण निषेध है, पूर्ण मना दी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध किया गया। देखिए यहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखी कि एक चीज़ रह गई कि कितने वर्षों के बालकों के संबंध में ऐसा कहा जाता है, तो मैं कहूँगा 14 वर्ष तक के बालकों को, यानी कि 14 वर्ष तक के बालक को, यानी कि अनुच्छेद 24 के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 14 वर्ष के बालक को किसी जोखिम वाला काम नहीं कर सकते हैं कारखाने में। तो कुल मिला के आंसर आपका ए हो जाता है। अगला सवाल है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई। अगर कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो 35 वर्ष उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों, अनुच्छेद 158 कहता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है 21 के अनुसार आपका जो है ये 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ के जो पद धारण नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 158 कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राज्यपाल के द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 159 में है। राज्यपाल जो शपथ लेते हैं इसके बारे में अनुच्छेद 159 में कहा गया। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, यानी कि यहाँ पर पॉक्सो अधिनियम यानी कि 2012 बच्चों के हितों की रक्षा करने के लिए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून है, यानी कि बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। तो ये साथियों एक तरीके से कब लागू किया गया, तो ये आप लोग 2012, 2006, 2010 या 2008, तो मैं कहूँगा 2012 आना चाहिए, 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के जो अनुरोधों का समय का जवाब देना अनिवार्य। तो मैं कहूँ 2005 अगर, तो ये बिल्कुल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी जानकारी के लिए नागरिक के लिए अनुरोधों के समय पर जवाब देना अनिवार्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम किसके द्वारा एक तरीके से स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता था। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं, आपका सही जवाब क्या होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना में से संबंधित कारीगरों को, यानी कि यहाँ पर जो हस्तशिल्प आना चाहिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो कारीगरों को, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए 1 मिनट जो मिस्टेक हुआ है यहाँ पर आना चाहिए। ये योजना में हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया जाता था, यानी कि हस्तशिल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए कि उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी। तो किसकी बात चल रही साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी या सातवीं। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात चल रही, यानी कि उद्योगों का विकास और औद्योगिकीकरण की जो जोर है कौन सी योजना ने दिया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की योजना का मसौदा तैयार करने के लिए शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे। तो इनका नाम साथियों के.एन. राज था और ये इन्होंने साथियों एक तरीके से मसौदा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी, सबसे युवा अर्थशास्त्री थे। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था, तो ये साथियों कहाँ से लिया गया था, ये बॉम्बे प्लान से लिया गया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आप लोग देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ये साथियों एसएससी में क्वेश्चन आया था, तो आपको मालूम होना चाहिए 746 वाट होते हैं 1 हॉर्स पावर में। अगला क्वेश्चन है कि 1 पाउंड
पाउंड कितने अंश के बराबर होता है, तो मैं कहूँगा 16 अंश के बराबर होगा। 1 पाउंड 16 अंश के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। तो संवेग का एसआई मात्रक साथियों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। देखिए किलोग्राम मीटर सेकंड में संवेग का एसआई मात्रक है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की अगर बात करें तो नीले प्रकाश में होती है। तो बिल्कुल सर्वाधिक ऊर्जा कहां पर होती है, नीले प्रकाश में होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पर अगर बात करें अब आपके साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए क्योंकि 50 आपके सवाल आएंगे, तकरीबन कुछ नहीं 8 से 10 सवाल मान के चलिए कि करंट अफेयर के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं जो 15 सवाल आपको कराऊंगा करंट अफेयर के, तो पूरे साल के सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चन है। उसके बाद रीजनिंग देखेंगे, फिर आफ्टर मैथ को देखेंगे। कह रहा है कि हाल ही में थर्ड आई एशियाई जो फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहां पर आयोजित किया है साथियों, ये मुंबई में आयोजित किया गया है। आंसर सी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जो है गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। तो मैं कहूँगा नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है किस देश में मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, रवांडा की बात चल रही है। यानी कि रवांडा देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव, मतलब कि मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की सरकार को, तो यहाँ पर रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहा जा रहा है किस देश में काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है। तो किस देश ने घोषणा की है, तो रूस ने यह घोषणा की है। रूस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के संघीय आपातकाल की घोषणा की है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि कौन जो विश्व मुक्केबाज के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो किसकी बात चल रही, क्या राइट आंसर होगा, तो इनका नाम है अजय सिंह, और अजय सिंह ही विश्व मुक्केबाजी के इस निकाय शामिल हुए हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुआ। तो मैं कहूंगा ओडिशा में शुरू हुआ है साथियों। हॉकी इंडिया लीग कहां पर शुरू हुआ, तो ये ओडिशा में शुरू हुआ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर आयोजित की गई है। तो ये कहां पर आयोजित की गई है, तो ये साथियों श्रीलंका में आयोजित की गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण कौन सा देश कर रहा है। तो साथियों ये चीन निर्माण कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जल बांध का निर्माण चीन कर रहा है। उसके बाद देखिए, किन कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो साथियों कहाँ पर, शेंजेन में किया गया है। आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं कहूँगा 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कहा जा रहा है क्या कि गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो किस राज्य ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है, तो मध्य प्रदेश ने ये काम किया है साथियों। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय पर्व और रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया और ऐप भी लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया। यानी कि संसद की अगर बात करें तो जर्मनी में संसद को ही भंग कर दिया है, जो है संसद को ही हटा दिया है। सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि आपसे जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली गई है। देखिए और बताइए आंसर आपका साथियों क्या हो सकता है। देखिए नाथन नरेंद्र का आप लोग याद रखेंगे। जो गुहानाथन नरेंद्र हैं, जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई। अब यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें तो आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। रीजनिंग के जितने साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपके इस वीडियो में देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में अंतर्निहित त्रिभुजों की संख्या, यानी कि एक आकृति आपको दी जाएगी और वहाँ पर बोला जाएगा कि इसमें भाई साहब त्रिभुजों की संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहली अगर बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, और ये एक हो गया और ये
दूसरा हो गया, और ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये आपका चौथा हो गया। कह रहा है कि यानी कि 4 त्रिभुज तो ये हो गए। और अब आपको इसी में देखिए कि ये बड़ा वाला दिख रहा होगा, यानी कि ये 5वां हो गया। और ये कौन सा हो गया साथियों, ये एक ये हो गया साथियों 5, और ये आपका हो गया 6, और ये आपका हो गया 7, ये हो गया आपका 8। तो ये 8 त्रिभुज हो गए साथियों। कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसको देखिए साथियों, 8 एक 9, और ये 9 एक 10 हो गया, और 10 एक ये बड़ा वाला हो गया 11 हो गया। तो 11 और ये साथियों 12 ये हो गया, और ये 12 हो गया। अब और कुछ बनना है, देखिए ज़रा। तो 12 त्रिभुज यहाँ पर हो गए, 12 ऑप्शन में भी हैं। तो क्या कुछ और बनना है, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ से देखिए एक त्रिभुज क्या आपका बन सकता है, ऐसे करके एक त्रिभुज ये आपका बन सकता है। थोड़ा सा मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 12 हो चुके थे, और ये 12 ये 13वां त्रिभुज आपका यहाँ से बन गया, और ऐसे ही आपका ये 14वां त्रिभुज बन जाएगा। तो कुल मिला के 14 त्रिभुज बन है, और कोई बन रहा है तो वर्ग हो जाता है लास्ट में। तो मैं कहूँगा 14 त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि 13 है सबसे पहले, उसके बाद 27 है, उसके बाद 56 है, देन आफ्टर 115 है, देन आफ्टर आपका 234 है। तो आपको बताना क्या है कि अगला नंबर आपका यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए आपको लॉजिक पहचानना होता है कि ये 13 से 27 कैसे हुआ, 27 से 56 कैसे हुआ, 56 से 115 कैसे हुआ। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि 13 दूना कितना होता है, 26 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देते हैं तो 27 हमें मिल जाता है। और 27 दूना कितना होता है, 54 होता है, और 54 में कितना प्लस अगर 2 जोड़ देते हैं तो 56 आ जाएगा। और 56 दूना की अगर बात करें मेरे हिसाब से 112 हो जाएगा, और अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो 115 हो जाता है। लेकिन देखिए सबसे गुणा 2 से हो रहे हैं, और 1 प्लस किया गया, 2 प्लस किया, 3 प्लस किया गया, तो यहाँ पर 4 प्लस करेंगे और यहाँ पर 5 प्लस करेंगे। तो पहले तो हमें 2 से गुणा कराना है, उसके बाद 5 प्लस कर देना है। तो पहले 2 से गुणा कराइए, 4 दूना 8, और 3 दूना 6, और यहाँ पर 2 दूना 4। तो यहाँ पर 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 3 जो है 473 आ जाएगा। और अगर ऑप्शन में 473 है तो यही आपका आएगा। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन में 473 है, जिनका भी आंसर डी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और हमें बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए कह रहा है साथियों कि उस विकल्प का चयन करिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर साथियों कहा गया है कि जैसे 9 से 36 बना है, वैसे ही आपको बताना है कि 16 से कौन सा नंबर बन सकता है। बस इतनी सी बात आपको बताना है, सिंपल सी बात। अरे भाई 9 चौक 36 यानी 16 चौक 64 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 कम 9, 9 दूना 18, और यहाँ पर 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर 4 से गुणा की गई है, इसकी भी 4 से गुणा करेंगे 64 आएगा। अगर 64 ऑप्शन में है तो आंसर होगा, ऑप्शन में है तो बिल्कुल ऑप्शन सी में है, आपका राइट हो जाता है। अगला देखिए, अगर इस सवाल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल आपका, और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको निकल कर आएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए भाई इस सवाल की अगर बात करें, क्या सवाल में है, कुछ नहीं, कह रहा है कि 7 सहेलियां हैं। यानी सवाल में अगर आप पूछा जाए कुछ नहीं है तो आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई देखकर डर जाओगे तो सवाल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, और एक जो आंसर है गलत आएगा, वही नेगेटिव मार्किंग आपको बर्बाद कर देगी। देखिए कह रहा है कि प्रणवी, विनीता है, रूपा है, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही वृत्ताकार। देखिए आरोही मतलब यहाँ पर आरोही हैं, ये वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग क्या बना लेते हैं, एक गोले में बैठी हैं। तो कितने लोग हैं, 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो यहाँ पर कह रहा है कि आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी हुई हैं। तो आरोही सौम्या के बाईं और दूसरी स्थान पर बैठे हैं। अगर हम सौम्या को यहाँ पर बैठा दें तो सौम्या का बायां इधर हो गया, तो सौम्या के बाएं कौन होगा, आरोही होंगी। तो यानी कि आरोही यहाँ पर हो जाएंगी। अब उसके बाद कह रहा है भावना और उर्मिला की पड़ोसी हैं। किसकी बात चल रही साथियों, भावना और उर्मिला की पड़ोसी हैं, आरोही की बात चल रही है। यानी कि आरोही जो है ये भावना और उर्मिला की पड़ोसी हैं, यानी कि भावना हो सकता है यहाँ पर आ जाए, हो सकता उर्मिला यहाँ पर आ जाए, हो सकता भावना उर्मिला में से कोई यहाँ पर आ जाए। तो अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा, सौम्या रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है। सौम्या जो है ये यहाँ पर रूपा भी नहीं बैठेंगी, और यहाँ पर भावना भी नहीं बैठेंगी, यहाँ पर रूपा और भावना नहीं बैठेंगी।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या, देखिए अभी हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ पर एक तरीके से भावना को यहाँ पर बिठाना चाहिए या भावना को यहाँ पर बिठाना चाहिए। अब इस लाइन ने ये साफ कर दिया कि सौम्या के बगल में भावना नहीं बैठेंगी, तो भावना यहाँ पर भी नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ पर बैठेंगी, और साथियों एक तरीके से उर्मिला यहाँ पर बैठेंगी। तो ठीक है ना, यहाँ पर उर्मिला हो गई। अब कह रहा कि आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है और भावना और उर्मिला की पड़ोसी है, यानी कि जो आरोही है ये भावना और उर्मिला की पड़ोसी हैं, ये भी काम हो गया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो प्रवणी और विनीता और रूपा की पड़ोसी, यानी कि प्रणवी जो हैं ये विनीता और रूपा की एक तरीके से क्या है, एक तरीके से प्रणवी और विनीता की पड़ोसी हैं। तो मैं कहूँगा साथियों, अगर प्रणवी को यहाँ हम बीच में बिठा दें, और मजबूरी भी हमारे सामने यह है कि बीच में हमें बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी हैं। तो हो सकता विनीता रूपा में से कोई एक यहाँ पर आ जाए, हो सकता विनीता और रूपा कोई एक यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर हमें ये देखना है। तो बस इतनी सी बात है, एक बार सवाल को देखिए और हो सकता हो काम आपका बन जाए। कह रहा है कि आरोही सौम्या के बाईं और दूसरे स्थान पर है। चलिए ठीक, अब अगला क्या बोला जा रहा है कि तथा भावना उर्मिला की पड़ोसी है। तो आपको बिल्कुल भावना और उर्मिला की पड़ोसी आरोही, तो सौम्या रूपा और भावना की जो है पड़ोसी नहीं है, यानी रूपा भावना की पड़ोसी नहीं है। तो साथियों यहाँ पर रूपा नहीं बैठेंगी, तो रूपा यहाँ पर बैठेंगी, तो रूपा यहाँ पर बैठ गई हैं, और एक तरीके से विनीता फिर यहाँ पर बैठ जाएंगी, तो विनीता यहाँ पर बैठ जाएंगी। अब सवाल देखिए और बताइए क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि दी गई जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए कह रहा है कि क्या आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी हैं, रूपा आरोही प्रणवी के बीच में बैठी हैं। तो आरोही कहाँ पर बैठी हैं, आरोही ये हैं, और ये हैं आरोही और रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी हैं, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसको चेक करिए, सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में बैठी हैं, तो सौम्या यहाँ पर है, नहीं साथियों ये भी नहीं। तो सौम्या उर्मिला आरोही के बीच में नहीं बैठी हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, रूपा क्या भावना और प्रणवी के बीच में बैठी हैं। तो रूपा की अगर बात करें तो रूपा यहाँ पर है, कह रहे हैं क्या कि रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी हुई हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा वाला बिल्कुल आपकी बात सही कही गई, तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था साथियों, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं कहूँगा अगर ये सवाल आ गया तो ये समझ लीजिए साथियों, लाखों लाख बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा, और इस सवाल को बिना करे आ जाएगा, छोड़ करके आएगा। इसमें समय तो गंवाएगा, लेकिन इसको छोड़ के भी आएगा। अगर आप हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे, बड़ी आराम से आप करेंगे। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम है तो इसको साथियों 4-5 बार जो है पॉज करके फिर प्रैक्टिस करना। आपका हाथ इतना तेज़ हो जाएगा कि 50 सेकंड में इस सवाल को आप बहुत ही ईजिली कर लोगे। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक XGC है, UHE है, उसके बाद RIH है, तो उसके बाद बताना है कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट बिठा सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, X आपका 24 पर होता है, G आपका 7 पर होता है, C 3 पर होता है, U 21 पर होता है, H 8 पर होता है, और E 5 पर होता है, R 18 पर होता है, E 9 पर होता है, H 8 पर होता है। तो 24 से 21 हुआ है यानी कि 3 घटा है, और 21 से 18 हुआ यानी कि 3 घटा है। तो इसमें 3 हम किस में घटाएंगे, तो यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। तो 15 की जगह पर O आता है, G 7 पर है, ये 8 पर हो गया, ये 9 पर हो गया, तो ये 10 पर आना चाहिए, यानी कि J आना चाहिए। तो OJ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो OJ साथियों ये यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर, ये 3 पर होता है, 3 से 5 हुआ है, 5 से 8 हुआ है, मतलब कुल मिला के 3 से 5 हुआ है। तो यहाँ पर साथियों 2 बढ़ा गया है, और एक तरीके से 3 बढ़ाया गया है, तो 4 बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा साथियों। यानी कि यहाँ पर जो है OJL कहाँ पर लिखा हुआ है, OJL ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएंगी, यानी कि आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, बस इतना बताना है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 3, 13, 4 और 4, 27, 11। मैं इसको कुछ ऐसे करके बना देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। देखिए अब आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 4, 27, 11 और 6, 31 इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है।
चलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 और 4 को कैलकुलेट करके 13 बनाएगा। 4 3 12 और 1 जोड़ देंगे 13, 11 चौको 44 और 1 जोड़ देंगे 27। नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और लॉजिक है। एक काम करिए साथियों, अगर हम इस 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें 9 मिल जाता है, और 9 में 4 जोड़ता है तो हमें 12 9 में नहीं 13 मिल जाएगा, और 13 लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 16 हो जाता है, और 16 एक तरीके से 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और यानी कि इसका स्क्वायर जब हम करेंगे साथियों 36 आ जाएगा, और 36 + 31 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 67 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में 67 है तो लॉजिक हमारा बिल्कुल राइट है। मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी में 67 है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में और TABLET को क्या लिखा जाता है, WYFJJR लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर INSERT को क्या लिखा जाएगा। तो ये बात हमसे पूछी जा रही है। यहाँ पर हम लोग लॉजिक देखते हैं क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों, T होता है 20 पर, A होता है 1 पर, और B 2 पर, L 12 पर, और E 5 पर, और T 20 पर सॉरी। तो इसकी W की बात करें तो 25 6 10 और ये 8। अब देखिए 20 से 23 हुआ यानी कि 3 बढ़ा है, और 1 से 25 हुआ है साथियों, यहाँ पर घटा कितना है साथियों, यहाँ पर 2 घटा है। सबसे पहले 3 बढ़ाया गया, उसके बाद 2 घटाया गया। अब यहाँ पर 2 से 6 हो गया यानी कि साथियों यहाँ पर 4 बढ़ाया गया है, ठीक है। अब 12 से ये कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि फिर साथियों यहाँ पर 2 घटाया गया है, और 5 से फिर 10 हो गया साथियों, और 5 से 10 हुआ कितना हुआ, 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छा कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक तो है। तो ये 12 से साथियों कितना हुआ है, ये हमारा 12 से साथियों, दोबारा से थोड़ा हम लोग करते हैं क्योंकि छोटा सा यहाँ पर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए W जो है साथियों ये 23 पर आता है, Y आपका 25 पे आता है, F आपका 6 आता है, और JJ आपका 10 पर आता है, 10 10 और R 18 पर आता है। तो ये T 20 पर है, और 1 2 12 पर ही जो है 12 20 25, 20 से हुआ है 23, और ये आपका 1 से हुआ 25। यानी कि सबसे पहले 3 बढ़ाया गया है, फिर 2 घटाया गया है। अब 2 से कितना हो गया है, 2 से कितना बात करें यानी कि 6, यानी कि 4 प्लस किया गया है, और 12 से कितना हुआ 10, यानी कि 2 घटाया गया है, और यहाँ पर 5 से कितना हुआ है साथियों, 10 हो गया है, यानी कि 5 बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर साथियों T यानी कि 20 से 18 हुआ है, यानी कि 2 घटाया गया है। तो वही 2 3 4 का खेल है कुछ ऐसे करके, तो यही खेल हम इसमें लगा देंगे। इसी में हम लगाते हैं। सबसे पहले I 9 पर आता है, इसमें 3 प्लस करना है साथियों, 12 आ जाएगा। 12 पर L आता है, L सभी जगह पर है। अब यहाँ पर 2 घटाना है, यानी कि N हो गया, तो यहाँ पर ये आपका L आ जाएगा। L कहाँ पर लिखा हुआ साथियों, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 हमको प्लस करना है, 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर साथियों W आ जाएगा। तो बिल्कुल W कहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी। तो इस वाले में हम लोग साथियों 2 घटाएंगे, क्या करेंगे, 2 घटाएंगे तो साथियों यहाँ पर C आएगा। और C की अगर बात करें तो साथियों कहाँ पर है, LLWC। ये तो सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है, तो ऑप्शन नंबर A में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए साथियों और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या कहा जा रहा है, कहेंगे साथियों कि 23 है, उसके बाद है 28 है, उसके बाद आपका 38 है, उसके बाद आपका 55 है, और उसके बाद आपका 81 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि उसके बाद कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग साथियों बात करते हैं कितना कितना बढ़ाया जा रहा है। तो 23 से 28 हुआ, मैं कहूँगा 5 बढ़ा है। 28 से 38 हुआ, मैं कहूँगा 10 बढ़ा है। अब 38 से साथियों 55 हुआ है, तो 10 और 7 17 एक तरीके से बढ़ा है, ठीक है ना। अब 55 से 81 हुआ, एक तरीके से बात करें 55 से 81 हुआ, लगभग 20 और 6 26 बढ़ गया। अब 81 से साथियों कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। चलिए देखिए यहाँ पर बात करते हैं, नहीं पता चल पा रहा है तो इसको एक बार और कर लीजिए। 5 से 10 हुआ, यानी कि 5 बढ़ाया गया, 7 बढ़ाया गया फिर यहाँ से, और यहाँ पर साथियों 6 उधर का और 3 इधर का, यानी कि 9 बढ़ाया गया। तो 5 और 7 9, जाहिर सी बात है साथियों यहाँ पर 11 आएगा, यानी कि 26 + 11 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 81 में 37 साथियों जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 118। तो क्या 118 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A में है 118, और ये आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए साथियों, और इस सवाल का आप लोग जवाब बताने की कोशिश कीजिए।
देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि जे एच क्यू एस एल एक्स एल और आई एक सीधी पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति होगी ऐसे करके, और यहाँ पर जो है कहा गया है कि कितने लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर साथियों कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो यहाँ पर 7 हो गए। अब कह रहा है कि सभी का मुख किस तरफ है, तो साथियों सभी का मुख यहाँ पर दक्षिण की तरफ बताया गया। और उसके बाद कह रहा है कि उपयुक्त क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जे और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो जे और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि x और j x के बीच में बैठा हुआ है और h के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो रही कि x जो है ये j और x के बीच में बैठा है। तो अभी हम नहीं कह सकते हैं कि x के दाईं तरफ x है और यह दाईं तरफ यहाँ पर j है। तो हमें इतना यहाँ पर क्लियर है कि h के दाईं दूसरे स्थान पर x बैठा है। तो मान लीजिए साथियों x यहाँ तो कहाँ पर हम बनाएं, अगर h हम यहाँ पर बनाते हैं तो h के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, x बैठा है साथियों। तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद देखिए साथियों कि x जो है ये j और x के बीच बैठा है। तो मान लीजिए x के इधर उधर j और s बिठा दीजिए। मान लीजिए j यहाँ पर बैठ जाएगा और s यहाँ पर बैठ जाएगा। हो ये भी सकता है कि s यहाँ पर बैठ जाए, j यहाँ पर बैठ जाए, लेकिन अभी के लिए इसको बना दीजिए, हो सकता है मे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद कहा जा रहा है क्योंकि बाईं दूसरे स्थान पर L बैठा है और I के बाएं ठीक बगल में बैठा है। तो ये बात साथियों देख लीजिए। और क्यों के बाईं और दूसरे स्थान पर L बैठा है, क्यों के बाईं ओर, तो अभी क्यों नहीं पता है हमें कहाँ पर है। कह रहा है कि I के बाईं और ठीक बगल में बैठा है L, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए क्यू और X सीधी पंक्ति में सिरों पर बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्यू और जो है L H ये अंतिम पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं और इसके बाद कोई नहीं। तो एक काम करिए, इसको कट करिए और यहाँ से एक नंबर आप बढ़ा लीजिए। तो H और किसके बारे में, क्यों की बात कर, ये अंतिम सिरों पर बैठे हैं, ये आपको बताया गया है। अब इसको जरा पढ़िए कि क्यों के बाईं और दूसरे स्थान पर L है, यानी कि यहाँ पर L कहीं आ जाएगा क्यों के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब बचा कौन साथियों, बचा आपका I। तो I आपका यानी कि क्यों I x जो सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये जरा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन j के बाईं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो j कहाँ पर है, j यहाँ पर है। j के बाईं और तीसरे स्थान पर साथियों कौन बैठा है, मैं कहूँगा h बैठा है। तो h क्या आंसर में है, मैं कहूँगा बिल्कुल आंसर में है, आंसर वाले जो है आपके बी में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि अब आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, कह रहा है कि टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। मान लीजिए साथियों ये आपका टी हो गया और टी के आपके यहाँ पर 2 बेटे बताए गए हैं। एक तो हो गया आपका एन और एक तो आपका बताया गया है एल, ये 2 बेटे हैं। अब कह रहा है कि एन जो है इस अपने पिता का इकलौता बेटा है, एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। तो मान लीजिए कि एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। कह रहा है कि आर और एस सी टी के जो क्या है पौत्र हैं। पौत्र कौन हो जाएंगे साथियों, आर और एस हो जाएंगे। तो अगर मान लीजिए साथियों आर और एस यहाँ पर मान लेते हैं तो ये दोनों इनके बीच मतलब कि हो सकता है एन का बेटा आर हो और हो सकता है एन का बेटा एस हो, और इसके संबंध में यही होगा एल का बेटा एस हो और या हो सकता है एल का बेटा आर हो। खैर कोई अभी बात जो थी वो लिख दिया मैंने। तो आर और एस ये टी के पौत्र हैं। तो कह रहा है कि एल की पत्नी जो है ये कौन है, ये पी हो जाएगी। और कह रहा है कि एम एस की माँ है, एम जो है ये एस की माँ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर बात करें साथियों इसकी पत्नी होगी, एम जो है वो एस की माँ है। यानी कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए साथियों, ये आर एस नहीं लिखना चाहिए बल्कि एस आर लिखना चाहिए। यानी कि एस आर क्या लिखना चाहिए, एस और आर लिखना चाहिए साथियों। अब यहाँ पर कहा क्या गया है साथियों, एस की माँ जो है जो यस है और इन दोनों का बेटा है आपका एस और ये आर, यानी कि टी पिता हैं, टी के 2 बेटे हैं एन और एल। जब ये बात बताएगी कि एल की पत्नी जो है पी है और एम की पत्नी एन है, तो ये इनका 2 बेटा है और इनका 2 बेटा है। तो एन से आर किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आर क्या कहेगा एन को, तो यहाँ पर आपको ये बताना है।
तो ये इनके पिता के लिए है आर के पिताजी, और आर के पिताजी की एल का भाई है आपका एन, यानी कि आर के पिता एन का भाई है एल, तो आर क्या कहेगा, इनको चाचा ही तो कहेगा, तो चाचा कहेगा, तो चाचा राइट आंसर हो जाता है। आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। मान लीजिए साथियों ये आपके लैपटॉप हो गए, और कह रहा है कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं, यानी कि मान लीजिए इतने लैपटॉप क्या हो गए, डेस्कटॉप हो गए, ये बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं, यानी कि सभी जो डेस्कटॉप हैं एक प्रकार से क्या है, लैपटॉप हैं। मान लीजिए ठीक, ये क्या कैसा है भाई, चलिए ये कहाँ पर आ गया है, 1 मिनट, देखिए निष्कर्ष लिखा हुआ है, कथन लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। आई होप ये सवाल थोड़ा ये अधूरा है, ये निष्कर्ष लिखे हुए हैं, कथन चला गया इसमें। चलिए इसको हो सकता है टाइप ना मिसिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर शिक्षिका, माता और स्त्री का वेन आरेख बताना है। देखिए जो स्त्री होगी वो भी माता के अंतर्गत आएगी क्या, एक तरीके से अगर बात करें साथियों ये स्त्री हैं और ये स्त्री हो गई, तो जो भी माताएं होंगी साथियों, जो माता होंगी वो भी तो सब स्त्री के अंतर्गत आएंगी जी। और उसके अलावा साथियों अगर मैं बात करूं जो शिक्षिका होगी, देखिए एक होता है साथियों आपका शिक्षक और एक होता है शिक्षिका, तो यहाँ पर आपसे बात की गई है साथियों, ये क्या हो गई, ये अगर बात करूँ फिर से कि शिक्षिका, यानी कि जितनी भी एक तरीके से जो शिक्षिकाएं हैं एक तरीके से स्त्रियों के अंतर्गत ही तो आएंगे। में भी कुछ शिक्षिका जो हो सकता माता हो, और बाकी की एक तरीके जो शिक्षिका हैं वो क्या हो जाएंगी, कुल मिला के ऐसे बन जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर ऐसे नहीं है, और ये थोड़ा सा निकला हुआ है, तो मैं किसको आंसर माने, तो जिसको हमारे इससे थोड़ा सा रिलेटिव करेगा, ज़्यादातर इससे जो रिलेशन किससे बनना है, ऑप्शन नंबर डी वाले से बनना है, तो ये क्या होगा, इसी को आप लोग राइट आंसर बना सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और सवाल को बता दीजिए कि मुझे आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ साथियों जाएगा, और यहाँ पर क्या साथियों आपका राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि 6 डिलीवरी बॉय हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, एक स्टॉक रूम से अपना सामान लेने के लिए एक पंक्ति में एक के बाद एक करके खड़े हुए हैं। मान लीजिए 6 लोग हैं, 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6, और इस बोला जा रहा है कि जेड डब्ल्यू के ठीक जो है बगल में है। मान लीजिए डब्ल्यू को हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं, ठीक यहाँ पर बगल में जेड हो जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कि पंक्ति में दोनों छोरों पर जेड और वाई, मतलब कि जो अंतिम छोर है एक तो जेड है, और ये काम करिए इसको हटा दीजिए और यहाँ पर एक बढ़ा लीजिए और यहाँ पर वाई लिख लीजिए। चलिए अब उसके बाद कहा जा रहा है कि Z और V के बीच में साथियों W है, Z और V के बीच में क्या है, W है, ये बात हो चुकी है। तो X के ठीक बाएं बगल में U बैठा है, तो X के ठीक बाएं में बना है, तो यानी कि X को यहाँ पर बनाना होगा और U को यहाँ पर। और कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डिलीवरी बॉय दाईं की ओर से चौथे स्थान, मान लीजिए 1 2 3 4, चौथे स्थान पर साथियों V है, तो बिल्कुल आंसर आपका V जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि वी में लिखा है वी। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को साथियों बताइए मुझे राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, इन सभी सवालों को आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सुषमा रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती है अपना पैसा। रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम पैसा निवेश किया। ये दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 है, तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि कितनी है। कह रहा है 3 लोग यहाँ पर बताए गए हैं, तो यहाँ पर सुषमा है, दूसरी क्या है, यहाँ पर रेशमा है, और तीसरी जो है महिला जो है ये साथियों दिव्या है। यहाँ पर 3 महिलाओं की साथियों बात चल रही है। क्या कहा जा रहा है साथियों, कह रहा है कि सुषमा रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करता है, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया है। तो यह दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6000 है। तो मान लीजिए दिव्या की राशि इन्होंने 100 रुपये निवेश किया, तो अब कहा गया है कि रेशमा जो है ये दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश करता है। तो 100 से अगर 30% कम निवेश करती हैं यानी कि 70 करती होंगी, 100 से 30 कम करेंगे तो 70 ही तो आएगा। अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुषमा
और ये रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती हैं। तो 70 का 140% कितना हो जाएगा? 70 का 140% अगर बात करें तो 0 से 0 आपका यहाँ पर कट जाएगा साथियों, और 14 सत्ते कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। ये बात हो सकता है बिल्कुल क्लियर हो। अगर यहाँ तक आपके सवाल समझ में आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं। सुषमा 98 रुपये लगाती है, रेशमा 70 रुपये लगाती है, तो दिव्या 100 रुपये लगाती है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेशमा दिव्या जो है ये यानी कि 6000 लगा रही है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 6000 है। कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू मान लेते हैं 60 हो जाती हैं, और ये आपकी x में मान लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है सुषमा द्वारा कह रहा है कि निवेशित राशि कितनी है, तो सुषमा जो है 98x लगाती हैं। तो अगर साथियों x की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर इसकी 98 गुणा 60 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कैसे क्या आ जाएगा? 6 36 और 6 सत्ते 42, और यहाँ पर ये 48, 6 9 54 और आपका ये 58, यानी कि 5880 ये आपका क्या हो जाएगा? सुषमा द्वारा निवेशित की गई राशि हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, इस सवाल को देखिए। बाकी के 3 ऑप्शन को नीचे आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सवाल को देखिए साथियों और राइट ऑप्शन बताइए कि कह रहा है कि ए और वी की आय का अनुपात जो है 8:11। अगर ए का अनुपात 8x है तो बी का आय जो है 11x बताया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी बचत का अनुपात 7:9 है। यदि ए और बी के व्यय, यानी कि ए खर्च करता है 25,000 और बी खर्च करता है 35,000, तो बी की आय आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग साथियों बात करते हैं आय बराबर क्या होता है, आय बराबर साथियों क्या होता है? आय बराबर होता है साथियों व्यय और प्लस क्या होता है? एक तरीके से बचत, यानी कि जो आपने बचत की है, जो आपने खर्च किया है, उसका योग ही क्या होता है? आय होता है। ठीक है, ये बात आपने जान ली। और अगर साथियों यहाँ पर हम क्या कर दें, यहाँ पर अगर आय में से साथियों क्या घटा दें? व्यय घटा दें, तो यहाँ पर क्या बराबर आ जाएगा साथियों? यहाँ पर बचत आ जाएगी हमारी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं ए की आय कितनी है? 8 है, यानी कि 8x से 1 सेकंड रुक जाते हैं। चलिए, ए की आय अगर की बात की गई है 8x की बात की गई है, तो ये आपका 8x हो गया। अब आय में से अगर व्यय को घटा दिया जाता है, और व्यय ए का व्यय कितना है? 25,000। अगर साथियों इसको घटा दिया जाता है 25,000 को, तो कितने के बराबर आ जाता है? वो साथियों हमारी बचत एक तरीके से आ जाती है। तो बचत कितनी है साथियों? 7x है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। चलिए, और अगर बटा नीचे v की अगर मैं बात करूं तो v की आय कितनी है साथियों? यहाँ पर 11x है, और 11x है, तो अगर यहाँ पर हम इसमें से व्यय घटा दें, यानी कि 35,000 है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाना चाहिए साथियों? ये आपका कितना आ जाना चाहिए? ये आपका 9 आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमें मेन चीज़ क्या निकालना है साथियों? यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके हमें x का मान निकालना है, और जब कैलकुलेट करके ये सब निकल आएगा तो यानी कि बी की जो आय है 11x है, तो यानी कि यहाँ पर 11x आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाता है। देखिए, अगर 9 की गुणा अगर 8x से होती है तो 9 8 72, यानी कि 72x आ जाएगा, और 25 की 9 से अगर गुणा कराओगे तो कितना आएगा? देखिए, एक तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 225 एक तरीके से आ जाएगा। कितना आएगा साथियों? यहाँ पर 2,25,000 साथियों आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 लाख। देखिए 2,25,000 यहाँ पर आ गया जब इसकी गुणा 9 से कराई। ये बात साथियों क्लियर है? बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब बराबर अगर साथियों 7 की गुणा 11x से कराएं तो यहाँ पर 70x आ जाएगा, और -7 की गुणा 35x से कराएं तो 7 5 35x हो गया, और 7 21 22 23 यानी कि 24, मतलब कि 2,45,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 2,45,000 आ गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों 72x ये है, और 70x आपका ये है 77x। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 77x में से 72x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 72x में से इसको 77 में से घटा देते हैं तो ये आपका माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2,45,000, और ये जो है आपका माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा 2,25,000। तो इसको जब घटा देते हैं साथियों तो एक प्रकार से कितना बचेगा? मैं इसको हटा दूँ, क्या करूँ? 1 मिनट देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा घटाना है आपको, बचा है बस 77x में से आपको 72x घटाना है।
तो यहाँ पर इसको जब घटाएंगे तो ये आपका 5x बचेगा और यहाँ पर ये आपका 20,000 आपके सामने आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा x बराबर एक तरीके से 20,000 बटे में क्या हो जाएगा 5,000, तो यानी कि 5 चौको 20 यानी कि 4,000 यहाँ पर आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4,000। तो अब साथियों b निकालना आपके लिए बहुत आसान है। b की आय साथियों कितनी है 11x है, यानी कि 11 गुणा x का मान कितना है 4,000 है। तो मैं कहूँगा ये आपका जो 44 जो है हज़ार हो जाएंगी और 44,000 किस ऑप्शन में है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पर साथियों अगर बात करें जो है ये आपका जो है नंबर वाला कह रहा है कि 36 भाग 18 भाग 3 गुणा 2 प्लस 8 भाग 4 ऑफ 2 गुणा 5 माइनस 5 भाग 10 गुणा 2। ये काम करिए इसको, देखिए इसको मैं थोड़ा यहीं पर लिख देता हूँ गुणा 2। इसको आपको साथियों सॉल्व करना है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करते हैं भाग से भी आपका ऑफ सॉल्व होता है, तो 18 तिया कितना होता है साथियों आपका ये 54 होता है। तो यहाँ पर ये भाग लगा हुआ है तो आपका 36 भागे 54 हो जाएगा। और गुणा की अगर बात करें तो साथियों एक तरीके से 2 आ जाएगा। 8 भाग 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो एक तरीके से साथियों यहाँ पर हम क्या बताएं, देखिए ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों 2। एक काम करिए यहाँ पर भाग से पहले ऑफ सॉल्व होता है, मैं खुद भूल गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ गया 36 और यहाँ पर 54 और ये आपका साथियों आपका 2 और ये आपका प्लस अगर बात करें ये 8 आ जाएगा। और 8 यानी ये 4 दूना 8 यानी कि भाग आपका 8 आ जाएगा और गुणा आपका कितना आ जाएगा 5 माइनस बटा 10 गुणा आपका 2 आ जाएगा। अब इसको साथियों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर इसको कट करते हैं आपका तो ये आपका 27 आ जाएगा। 9 तिया 27, 9 चौक 36 यानी कि 4/3 ये हो गया। और प्लस आपका 8 की भाग 8 से करेंगे तो आपका एक तरीके से क्या आ जाएगा, देखिए 1 आ जाएगा। 8 की भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 लिखने की साथियों यहाँ पर ज़रूरत नहीं, गुणा आपका 5 लिखा हुआ है। एक काम ये कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का एक तरीके से 5 आएगा, वो तो इसका मैटर था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर माइनस 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल तो 1 ही तो आएगा। तो ये आपका 4/3 प्लस और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए बस, तो 4 एकम 4 हो गया और 3 चक्कू 12 हो गया, बटा 3 आ गया। तो ये आपका 16/3 आ जाएगा और 16/3 आ गया तो इसको 16/3 यानी इसको कैसे लिख सकते हो साथियों, 3 चक्कू 12 होता है, 3 चक्कू 12, 3 पच्छे 15 यानी कि 5 सही 1/3 क्या हो जाएगा 5 सही 1/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये साथियों बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाता है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को ध्यान रखेंगे भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन इसके नीचे होंगे, ऑप्शन नीचे हैं देखिए। और कहा क्या जा रहा है कि एक कंप्यूटर परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक 74 हैं, यानी कि एक कंप्यूटर की परीक्षा में 19 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 74 बताए गए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बाद में ये पाया गया कि औसत की गणना में यहाँ पर एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक जो है 56 के स्थान पर साथियों 65 दर्ज कर दिए गए, यानी कि 56 ऐड करना था, यानी कि यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा 65 करके 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो सही अंक कितना होगा, तो सबसे पहले 19 छात्रों का औसत 74 है, तो 19 छात्रों का कुल मिला के एक तरीके से जो कुल होंगे तो 74 की गुणा 19 से करते हैं, हमें आपको भी मालूम हो जाएगा। तो आपका 9 चौक 36 हो जाएगा और 7 रुक जो हो जाएगा जो नहीं 7 9 जो है 63, मतलब कि यहाँ पर ये आपका 1406 आपका हो सकता है। तो यहाँ पर 19 छात्रों की कुल मिला के जो है 1406 पड़ गए। तो यहाँ पर 56 जोड़ना था, 65 यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कि 9 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो यहाँ पर 9 घटा दीजिए और जब साथियों इसमें से 9 आप घटाओगे तो यानी कि जो आप 1406 में से 9 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 1406 में से अगर 9 घटाते हो तो मेरे हिसाब से 1397 आना चाहिए। तो सही योग तो आपको पता चल गया कि 1397, इसकी भाग कर लो 19 से और इसको आपको सही औसत मिल जाएगा। तो यहाँ पर सही औसत आपको एक तरीके से मिल जाएगा। अब साथियों अगर 19 की बात करें, इसको इससे कट करना है
तो 19 सत्ते कितना होता है साथियों, 19 सत्ते आपके हो जाएंगे 133। तो 133 19 सत्ते हो गए और यहाँ पर ये साथियों कितना है 39। तो 39 33 कितना होता है साथियों, 6 बचेगा, ये आपका 67 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं साथियों 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। और 19 तियाँ आपका 57 हो गया, तो अब कितना बचेगा साथियों, 10 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो यहाँ पर 19 पंचे कितना हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 73.5 करके आंसर आएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। चलिए एक सवाल आपके और सामने आ गया है, एक दो और सवाल बाकी हैं साथियों, बाकी यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है। वास्तविक चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पर कितना समय लगता है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली लाइन को जब आप यहाँ पर पढ़ोगे, कह रहा है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पहले मान लीजिए 100 चाल से चल रही होगी, जब 25% की वृद्धि की जाएगी तो वो 125 चलने लगेगी। अब इसको थोड़ा सा छोटा अनुपात बना लेते हैं, यानी कि 25 चौक या 125। अब यहाँ पर पहले चाल की बात की जा रही है, ये पहले चाल से चल रही होगी, और 5 से चाल की जब चलने लगी तो यहाँ पर देखिए जो समय जो होगा चाल का उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर 4:5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि जब अपनी चाल को बढ़ा देता है तो वो 24 मिनट कम समय ले लेती है। यानी कि जो इनका अंतर जो होगा 5 ले रही थी, फिर वो 4 लेने लगी, और 5x ले रही तो 4x ले लेगी, तो यानी कि 24 मिनट यहाँ पर कम समय लेगी। तो इनका अंतर कितना है, 1x है। तो x का जो अंतर कितना बताया गया, 24 मिनट बताया गया। तो साथियों इसको x मान सकते हैं, 4x और 5x, तो तभी तो इसका एक अंतर आएगा। और अगर हम माने कि 24 चौको कितना होता है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि चाल जब बढ़ाएंगे तो उसमें कितना समय लगेगा, यानी कि 24 चौको की अगर बात करें तो ये 96 हो जाएगा। और जब चाल उसने नहीं बढ़ाई थी तब उसको पहले कितना समय लग रहा है, 24 पंचे 120, यानी कि वास्तविक चाल से ये आपको वास्तविक चाल ये है आपकी, और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो मैं कहूँगा 120 मिनट लगेगा। तो 120 मिनट लगेंगे, यानी कि 120 मिनट कह लो या 2 घंटे कह लो। तो एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति की चाल में यात्रा करती है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा की दिशा में 95 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि समय साथियों आपसे पूछा जा रहा है, तो समय बराबर साथियों क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है साथियों समय। और अब यहाँ पर देखिए 17 किलोमीटर की चाल, यानी कि शांत जल में अगर नाव चल रही है 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ चलने लगती है, तो उसकी चाल साथियों 2 इसमें बढ़ा देंगे, यानी कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी, 19 किलोमीटर। अब कहेंगे कि धारा की विरुद्ध चलने लगी 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर 17 में से हमको 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और दूरी यहाँ पर दे रखी 95 किलोमीटर, तो 19 से कम 19 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 95 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर 5 घंटे कहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसे लगी साथियों ये क्लास, तो आई होप आप लोग एक बार कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और अगर बात करें साथियों आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम की, तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम को आपके लिए जो मैंने सेशन लिया हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जा करके ये सारे सेशन आपको मिल जाएंगे। SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आरपीएफ कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पिछली शिफ्ट हो चुकी है, उनका आपको सोल्यूशन मिलेगा वीडियो के माध्यम से। रीजनिंग जीएस मैथ का सलूशन मिलेगा, और उसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल के 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर का भी सलूशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए शानदार इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।